नमस्कार, खबरें खेती में आपका स्वागत है। मैं हूं रूपम। आइए एक नजर डालते हैं क्या है खास कृषि समाचार में। रंगीन मछली पालन बन सकता है लाभकारी व्यवसाय। आम के पेड़ के नीचे ओल की खेती दोहरी कमाई का बेहतर जरिया। हरी मिर्च की खेती जीवन में घोल सकती है मिठास। बिहार में बेरोजगारी दर कम करने एवं किसानों और मत्स्य पालकों की आय में वृद्धि के लिए सरकार द्वारा कई महत्वपूर्ण योजनाएं चलाई जा रही है। इसी कड़ी में राज्य सरकार ने मत्स्य पालकों और इस क्षेत्र से जुड़े इच्छुक लोगों के लिए मछली पालन निःशुल्क योजना की शुरुआत भी की है, जिसके तहत मत्स्य पालकों को निःशुल्क प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। 6 दिवसीय मत्स्य पालन प्रशिक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत लोगों को मछली पालन की नई तकनीकों के बारे में बताया जाएगा, जिससे उन्हें मछली पालन में सुविधा होगी। शहरों में रंगीन मछलियों को पालने का प्रचलन लगातार बढ़ रहा है। ऐसे में किसान मछली पालन के साथ साथ रंगीन मछलियों को पालकर ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमा सकते हैं। गौरतलब है कि रंगीन मछलियों को पालने में जगह और लागत दोनों कम लगती है। रंगीन मछलियां किसान भाई एक्वेरियम या छोटे से तालाब में भी पाल सकते हैं। इसे बढ़ावा देने के लिए केंद्र और राज्य सरकार आर्थिक सहयोग भी देती है। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना एवं राज्य सरकार के प्रयासों से युवाओं के लिए रंगीन मछलियों का उत्पादन रोजगार का बेहतरीन जरिया हो सकता है। कम लागत से भी रंगीन मछलियों का रोजगार शुरू कर बेरोजगार युवक युवतियां अपने जीवन में रौनक ला सकती हैं। इच्छुक किसान भाई मत्स्य अनुसंधान केंद्र मीठापुर से संपर्क कर सकते हैं। आम और लीची के बगीचों में लगभग 40% हिस्से पर ही पेड़ लगे होते हैं, बाकी के 60% जमीन खाली रहते हैं। ऐसे में किसान भाई खाली पड़े जमीन पर ओल की खेती कर एक साथ 2 फसल आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। किसानों की आय दोगुनी करने के उद्देश्य से कृषि वैज्ञानिक लगातार नई तकनीक की खोज करते हैं, जिससे किसानों को एक ही लागत में दोहरी कमाई होती रहे। ऐसी ही एक तकनीक है बगीचों की बढ़ती जमीन में ओल की खेती करने की। इस विधि से खेती करने पर साल भर में एक फसल के साथ साथ एक अन्य फसल लेकर किसान भाई अपनी आय दोगुनी कर सकते हैं। दरअसल आम के साथ ओल की खेती से न तो आम को कोई नुकसान होता है और न ही ओल को। ऐसे में किसान भाई इस तकनीक का इस्तेमाल कर अच्छी आमदनी प्राप्त कर सकते हैं। किसान भाइयों, मिर्च एक ऐसी फसल है जिसका उपयोग हर घर में होता है। गर्म मौसम का मसाला होते हुए भी इसकी मांग हर मौसम में एक समान बनी रहती है। इसलिए मिर्च की खेती आपके लिए बेहद ही फायदेमंद है, लेकिन बेहतर उत्पादन के लिए आप इसके उन्नत प्रभेदों का इस्तेमाल अवश्य करें। एनपी, पूसा ज्वाला, पूसा सदाबहार, अर्का मोहनी, अर्का गौरव आदि मिर्च के उन्नत प्रभेद हैं। और अब एक नजर मंडी के ताजा भाव पर। आइए एक नजर डालते हैं राजधानी पटना के थोक सब्जी मंडी में और जानते हैं हरी सब्जियों के ताजा भाव। नेनुआ 1800 से 2200 रुपये प्रति क्विंटल, भिंडी 1400 से 1600 रुपये प्रति क्विंटल, परवल 1500 से 1800 रुपये प्रति क्विंटल, खीरा 2200 से 2600 रुपये प्रति क्विंटल और करेला 2400 से 2800 रुपये प्रति क्विंटल। और किसान भाइयों, अगले 24 घंटे में राजधानी पटना का तापमान कैसा रहेगा, आइए एक नजर डालते हैं मौसम के मिजाज पर। अगले 24 घंटों में राज्य के कई जिलों में झमाझम बारिश होने की संभावना है। इस दौरान 16 से 18 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा भी चलेगी। राजधानी पटना का अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस एवं न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस बने रहने की संभावना है। कार्यक्रम कृषि दर्शन देख रहे आप सभी किसान भाइयों और बहनों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। किसान भाइयों, अभी आप कृषि समाचार देख रहे थे, जिसके माध्यम से आपने खेती बाड़ी की नवीनतम जानकारियां हासिल की। इसी के साथ यहाँ पे लेंगे एक छोटा सा विराम के बाद हम जल्द लौटेंगे। आप बने रहें हमारे साथ। उखाड़ नहीं पाए ना। इसका राज है देहात स्टार्टर, जिसकी अनोखी HYT जेल टेक्नोलॉजी फसलों को जड़ से मजबूत बनाए और उपज भी बढ़ाए। देहात स्टार्टर, मजबूत जड़ें, उपज बढ़े।
विराम के बाद आप सभी किसान भाइयों और बहनों का एक बार फिर से स्वागत है कार्यक्रम कृषि दर्शन में। किसान भाइयों, मक्का हमारे देश में उगाए जाने वाले प्रमुख फसलों में से एक है और अगर इसकी खरीफ फसल की बात करें तो इसके लिए जून से जुलाई का महीना उत्तम माना जाता है। किसान भाइयों, उम्मीद है कि आप मक्का की खेती कर चुके होंगे। तो आइए आज हम जानेंगे हमारे कृषि विशेषज्ञ डॉक्टर मुकुल से कि खरीफ मक्का की वैज्ञानिक खेती कैसे करें, साथ ही साथ फसल में फूल आने के बाद इसकी देखभाल कैसे करें। किसान भाइयों नमस्कार, कृषि दर्शन कार्यक्रम में आपका स्वागत है। किसान भाइयों, आज चर्चा में मुख्य रूप से हमारा जो है वो मक्के पर, चूँकि मक्का एक ऐसा फसल है जिसको आमतौर पे फाइबर युक्त भोजन माना जाता है, पशुओं के लिए भी और मनुष्यों के लिए भी, दोनों के लिए। और मक्के का जो दर्रा होता है, जिसको हम लोग गाँव में घट्ठा कहते हैं, अब दलिया भी कहा जाता है, तो निश्चित रूप से वो बेहतर एक फाइबर का स्रोत माना जाता है। मैग्नीशियम की मात्रा उसमें अधिक होती है मक्के में। तो किसान भाई, मक्के की उन्नत खेती पर चर्चा करते हैं। और मक्के की उन्नत खेती तभी संभव है जब उन्नत मिट्टी हो, उन्नत तकनीक हो, उन्नत प्रभेद हो, मतलब सब कुछ उन्नत हो। तो उन्नत जानकारी लेने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर मुकुल कुमार, जो कृषि महाविद्यालय सहरसा के कनीय वैज्ञानिक हैं। सर, आपका स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। सर, मक्के की उन्नत खेती पर, मतलब उन्नत खेती से क्या उसका अभिप्राय क्या है उन्नत खेती? जैसा कि आप सभी जानते हैं, मक्का को फसलों की रानी बोला जाता है। फसलों का रानी मतलब जितना खाद्यान्न फसल है उसमें मक्का का सबसे ऊपर स्थान आता है। और ऐसे मक्का की खेती जो होता है सालों भर होती है। सालों भर करने का मतलब है तीनों सीजन में होती है, खरीफ सीजन में भी, रबी सीजन में भी और जायद सीजन में भी होता है। अभी जो है खरीफ सीजन है, खरीफ सीजन में मतलब जून जुलाई में मक्का लगा दिया गया है। और जो रबी का जो सीज़न होता है वह अक्टूबर नवंबर में लगाया जाता है। और जायद का जो सीज़न होता है वह फरवरी मार्च में हम लगाते हैं। अर्थात वर्ष के मतलब सालों भर लगाते हैं। जैसा वहाँ का सूटेबल सॉइल है, सूटेबल जलवायु है, उसी हिसाब से हम खेती का पैटर्न सेलेक्ट करते हैं, चुनाव करते हैं। तो ये खरीफ फसल में हम मक्का वैसी जगहों पर लगाते हैं जहाँ पानी की थोड़ा कमी होती है, अर्थात ऊपरी इलाका होता है, ज़मीन जो ऊपरी होता है, पानी कमी था, धान नहीं लगा पाए, वैसी जगहों में हम खरीफ मक्का का चुनाव करते हैं। तो रबी सीजन की अपेक्षा हम खरीफ में ज़्यादा मक्का लगाते हैं। लेकिन क्या होता है, रबी सीजन से उत्पादन क्षमता जो होता है खरीफ में थोड़ा कम होता है। इसका बहुत सारा कारण भी है। तो अभी हम खरीफ सीजन में जो मक्का लगाए हैं, जो 25 जून के बाद हम लगाना शुरू कर दें, जैसे ही मानसून आया उसके बाद लगाना शुरू कर देते हैं। मक्का की जो फसल होती है जो 100 से 120 दिन में पककर तैयार हो जाती है, हार्वेस्ट कर देते हैं। और मक्का ऐसी फसल होती है जिसके लिए उपयुक्त जलवायु तो चाहिए ही, और फर्टिलाइजर अर्थात उर्वरक क्षमता भी ज़्यादा चाहिए। उर्वरक की क्षमता पचाने की होती है वह मक्का की फसलों में ज़्यादा होती है। जैसे C4 प्लांट होता है, जैसे मक्का हुआ, केतारी हुआ, वैसे फसलों में उर्वरक जितना भी डालेंगे वह पचा लेता है। अर्थात वह उर्वरक को चेक भी कर लेता है, मिट्टी से चेक कर लेगा कि इस मिट्टी में कितना उर्वरक क्षमता है या नहीं है, उसकी उपज क्षमता पर पहचान हो जाती है। तो अभी जो जून जुलाई में जो मक्का लगाए हैं तो 2.5-3 फीट का मक्का हो चुका होगा। तो उसमें क्या करते हैं, जो लगाते समय हम जो खाद दिए थे, तो जो नाइट्रोजन का जो डोज दिए थे, तो नाइट्रोजन का 1/3 डोज हम लगाते समय दे चुके हैं। उसके बाद 1/3 जो डोज है वह जैसे ही मिट्टी अब चढ़ाना शुरू करेंगे उसके बाद 1/3 डोज हम नाइट्रोजन का देंगे। बाकी फास्फोरस पोटास का जो डोज था वो पूरा हम लगाते समय दे दिए थे। तकनीक की सर हम बात करते हैं, मतलब उन्नत तकनीक पर बात करते हैं। तो जैसे आप कह रहे थे कि कतार से कतार, लाइन से लाइन जो उसका है, पौधा से पौधा का दूरी, तो इसमें खरीफ मक्का में हम आमतौर पर बिहार में देखते हैं लोग छींट देते हैं, उसके बाद उसकी जुताई कर देते हैं। तो पहले इसके बारे में जानकारी चाहिए। और दूसरी सर ये कि कौन से प्रभेद का इस्तेमाल हमारे यहाँ होना चाहिए बिहार के लिए जो खरीफ में बेहतर उत्पादन दे सके? खरीफ में जो मक्का लगाते हैं तो हम मेड़ बना के लगाते हैं, मेड़ पर ही लगाते हैं, ताकि क्या होता है ना, पानी का निकास हो जाए।
खरीफ का सीज़न है, बारिश होना ही होना है। बारिश होगा, अगर पानी मक्के में अगर 24 घंटा पानी लगाव हो जाएगा तो मक्के के पौधे सूख जाएंगे, पीला पड़ जाएंगे, फिर सूख जाएंगे। पानी ज़रूरी है, लेकिन इतना ज़रूरी नहीं है कि पानी लगाव होना चाहिए। तो खरीफ सीज़न में जो मक्का लगाते हैं तो हम मेड़ बना के लगाते हैं, ताकि पानी निकलने की सुविधा होती है और मिट्टी चढ़ाने में सुविधा होती है, और जो निकाई गुड़ाई करने में भी हमें सुविधा होती है। और जहाँ प्रभेद की बात होती है तो हम इस समय जो पुराना जो गंगा सफ़ेद, शक्तिमान, ये जो वैरायटी है, तो अब बहुत सारा कंपनियां हाइब्रिड आ गई है। हाइब्रिड कंपनियां से क्या होता है कि उसका प्रोडक्शन क्षमता जो होता है, उत्पादन क्षमता उसका बहुत ज़्यादा होता है। और मक्का के बीज में यही एक खासियत है या कमी है कि उसका बीज जो है अपने अगले सीजन के लिए नहीं रख सकते हैं। सर, एक प्रमुख बीमारी की चर्चा करते हैं, खास करके वो बिहार में काफ़ी प्रभावित हैं किसान उससे। मक्के के गाभ में जो सेंटर लीफ होता है उसमें कीड़े लग जाते हैं और उससे काफ़ी मक्का जो है बर्बाद हो जाता है, सूख जाता है, ख़राब हो जाता है। तो उसके लिए उसका प्रबंधन कैसे करना चाहिए और कौन कौन से उसमें बीमारी लगने की संभावना होती है? बारिश का मौसम रहता है और इसमें खरीफ जो मक्का है, तो मक्का तो कोई प्रजाति हो तो उसमें जो परागन होता है, पर परागन होता है, अर्थात जो नर जो फूल होता है ऊपर रहता है और मादा जो है बाली लगता है या कॉम लगता है या हम उसको भुट्टा बोलते हैं, वह नीचे रहता है। नर जो फूल होता है वह पहले आ जाता है और मादा फूल उसके 15 दिन के बाद आना शुरू होता है। और नर का जो फूल होता है वह मादा पर गिरता है कोई माध्यम से, इंसेक्ट के माध्यम से या हवा के माध्यम से या कोई कीड़ा मकोड़ा मधुमक्खी बी के माध्यम से आता है। और बरसात में दिक्कत ये होता है कि जैसे ही बारिश का मौसम होता है तो मेल जो पोलन ग्रेन होता है वह झड़ जाता है। बारिश हुआ, झड़ गया, तो जहाँ पहुँचना था फीमेल के पास, मादा जो कम हो उसके पास पहुँचना था तो नहीं पहुँच पाता है। इसके कारण क्या होता है, जो दाना भराव होता है वो गैपिंग हो जाता है, क्योंकि अच्छी तरह से परागण नहीं होता है। मक्का जो पौधा होता है वो पूरे पौधा में स्टार्च रहता है। स्टार्च मतलब उसमें पूरा मीठा ही रहता है। मक्का का जो पौधा है बाली से लेके पूरा प्लांट ही मीठा रहता है, जिसके कारण होता है कीड़ा मकोड़ा, इंसेक्ट वगैरह जल्दी अटैक कर जाते हैं। और ऐसा हम देखते हैं कि जो पत्ती जहाँ से निकलती है, जहाँ इंटर नोड रहता है, नोड के पास से हम लोग दिन में दिखाई नहीं पड़ते हैं, शाम में जो कीड़ा ऊपर आता है वह जो जहाँ से पत्ती नोड से निकलती है उसमें इंसेक्ट पड़े रहते हैं और पता करते करते वो पूरे प्लांट को डैमेज कर देते हैं, अंदर छेद करके डैमेज कर देते हैं। तो उस कीड़े को हम लोग प्रकोप से बचने के लिए हम एक कार्बोफ्यूरॉन नाम की दवा, मार्केट में दवा होती है, उसका हम स्प्रे कर देते हैं। 15-15 दिन पर 3 बार स्प्रे कर देंगे तो उससे क्या होता है, उस इंसेक्ट से, उस कीड़ा से हम निजात पा सकते हैं। और ऐसे कुछ खास ऐसा बीमारी नहीं है, जब हम बीमारी का अटैक देखेंगे तो बस इंसेक्टिसाइड का ही स्प्रे कर देंगे। मक्के की उन्नत खेती पर आपने जो सुना वो निश्चित रूप से आपके लिए बेहतर होगा, कारगर होगा। मतलब कि आपकी अगर अच्छी रहेगी मक्का तो आमदनी भी आपकी दुगनी होगी पक्का। चलिए तो किसान भाइयों, फिर हम मिलते हैं एक नए विषय के साथ अगले कार्यक्रम में। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त। नमस्कार। और सर, आपको भी आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो किसान भाइयों, अभी आपने डॉक्टर मुकुल जी से जाना कि खरीफ गन्ना की वैज्ञानिक खेती कैसे करें। चलिए इसी के साथ आपको लिए चलते हैं कार्यक्रम के अगले भाग में, जहां हम आपकी मुलाकात कराएंगे हमारे कृषि वैज्ञानिक, जिनका नाम है डॉक्टर निखत यास्मीन आजमीन, जो कि हमें बता रही हैं कि धान की फसल में जैविक उर्वरक का प्रयोग कैसे करें और ये कितना महत्वपूर्ण है। किसान भाइयों नमस्कार। कार्यक्रम कृषि दर्शन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। किसान भाइयों, धान की खेती में जैव उर्वरकों का प्रयोग का क्या महत्व है और कैसे उससे ज़्यादा से ज़्यादा आपका फ़ायदा हो सकता है, इस विषय पर जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ हैं कृषि अनुसंधान संस्थान की कनीय वैज्ञानिक डॉक्टर निखत यास्मीन आजमी जी। डॉक्टर साहब, आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आप हमारे किसान भाइयों को बताएं कि धान की खेती में जैव उर्वरकों का प्रयोग का क्या महत्व है। देखिए, जैव उर्वरक जो है मतलब आज के समय में बहुत ज़रूरी है। इसलिए है क्योंकि हम देख रहे हैं कि जब से हमारे हरित क्रांति आई है तो जो खेती करने का तरीका है, जो धान की खेती या कोई भी हम खेती करते हैं, तो उसमें ज़्यादातर हम केमिकल फर्टिलाइज़र यानी रासायनिक उर्वरक और उसमें भी खास के यूरिया, DAP और म्यूरेट ऑफ पोटाश का इस्तेमाल करते हैं और बाकी अन्य पोषक तत्वों के लिए कोई हम खाद का इस्तेमाल नहीं करते हैं। और साथ साथ यह भी देखा गया है कि किसान गोबर की खाद या अन्य जैविक स्रोत जो भी होते हैं उनका भी इस्तेमाल ना के बराबर करते हैं। तो आज देखने को ये मिल रहा है कि जो हमारी मिट्टी है
उसकी उर्वरा शक्ति बहुत कम हो गई है और पोषक तत्वों के बीच तो आज देखने को ये मिल रहा है कि जो मिट्टी है उसकी उर्वरा शक्ति धीरे धीरे कम होती जा रही है। उसके पोषक तत्वों के बीच असंतुलन हो गया है, भौतिक दशा खराब हो गई है, कहीं की मिट्टी अम्लीय कहीं की क्षारीय हो गई है और मिट्टी के जैविक गुण भी बहुत प्रभावित हुए हैं। और ख़ासकर ये चीज़ हमें देखने को मिल रहा है कि जो भी उत्पादन हम कर रहे हैं वो उत्पादन अब उसकी जो उत्पादकता है वो स्थिर न रहकर घटती चली जा रही है। तो इन सब परिस्थिति में हमें ये ज़रूरी है कि हम मिट्टी की उर्वरता को भी बनाए रखें और धान का जो उत्पादन है उसको भी अच्छा से अच्छा लें। आपने बताया कि धान की खेती में जैव उर्वरकों का प्रयोग इसलिए आवश्यक है कि उत्पादन तो अच्छा हो ही, साथ ही भूमि की उर्वरा शक्ति भी बरकरार रहे। तो किन किन जैव उर्वरकों का प्रयोग धान की खेती में हमारे किसान भाई कर सकते हैं? जहाँ तक धान की बात है, धान की खेती में ज़्यादातर नील हरित शैवाल, एजोला, एजोस्पाइरिलम और फॉस्फोरस घुलनशील बैक्टीरिया, स्फुर घोलक जो हमारा जैव उर्वरक है, इनका खासकर हम इस्तेमाल करते हैं, जिससे कि धान का फसल का जो उत्पादन है वो भी बहुत अच्छा होता है और हमारी मिट्टी की उर्वरा शक्ति भी अच्छी हो जाती है। कि नील हरी शैवाल जो कि काई भी शायद कहा जाता है ना उसको, जो हरा हरा काई रहता है खेतों में, वो भी एक उर्वरक का काम करता है और हमारे खेतों में अक्सर देखने को भी मिलता है। तो उसका प्रयोग किसान भाई कब कर सकते हैं और कैसे कर सकते हैं? उसका क्या क्या फ़ायदा हमारे किसान भाइयों को होगा उत्पादन में? देखिए, नील हरी शैवाल जो है वो एक जलीय पौधा है जिसको हम साइनोबैक्टीरिया या ब्लू ग्रीन एल्गी भी बोलते हैं, जो सामान्यतः काई की जैसा दिखाई देता है और यह पानी में ही मतलब इसका जो बढ़वार होता है वो होता है। तो धान की फसल के लिए जो नील हरी शैवाल का जो कल्चर होता है ये बहुत अच्छा होता है। ये मुख्य रूप से ये स्वतंत्र रूप से नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है, प्रकाश संश्लेषण करके इसको ऊर्जा मिलती है और साथ में ये बदले में नाइट्रोजन स्थिर कर धान के पौधों को उपलब्ध कराता है। ये करीब 25 से 30 किलोग्राम नाइट्रोजन उपलब्ध कराता है, जिससे हम यूरिया की खपत को 1/3 तक कम कर सकते हैं। इसके साथ साथ जो होता है ये मिट्टी में काफ़ी मात्रा में जैविक कार्बन भी उपलब्ध कराता है। तो इस तरह से मिट्टी के जो भौतिक गुण हैं उनमें सुधार होता है। उसके साथ साथ बहुत से विटामिन्स और हार्मोन्स रिलीज करता है, जिससे धान के जो पौधा है, धान की फसल का बढ़वार बहुत अच्छा होता है और उसमें रोग का भी प्रकोप कम होता है और फसल का उत्पादन बहुत अच्छा होता है। नील हरित शैवाल के प्रयोग से देखा गया है कि उपज में 15 से 20% तक की वृद्धि पाई गई है। अजोला के बारे में ही अभी आपसे बात करना चाह रहे थे, क्योंकि नील हरित शैवाल से फसल की गुणवत्ता भी अच्छी होती है और उत्पादन भी बढ़ता है। दूसरी तरफ आपने बातचीत के क्रम में अजोला की चर्चा की थी, तो अजोला जो है उसका जैव उर्वरक के रूप में कैसे प्रयोग किया जा सकता है? किन किन परिस्थितियों में इनका उपयोग किया जा सकेगा? देखिए, एजोला जो होता है वो ज़्यादातर आप देखते होंगे किसान भाई के तालाब में छोटा छोटा हरा हरा पत्ता जैसा दिखाई देता है, उसी को एजोला बोलते हैं। एक्चुअली ये जो होता है यह एजोला एनाबिना कॉम्बिनेशन होता है, यानी कि एजोला के साथ एक नील हरित शैवाल एनाबिना है, दोनों आपस में मिलकर सहजीवी रूप में ये नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं और चूंकि यह पानी में इनका ग्रोथ अच्छा होता है, इसलिए धान के खेत में इसका जैव उर्वरक के रूप में बहुत अच्छा इस्तेमाल किया जा सकता है। और इसका भी तरीका यही है कि जब धान की रोपनी हो जाए तो रोपनी के 1 सप्ताह के बाद जब खेत में 8 से 10 सेंटीमीटर पानी लगा रहे, उस टाइम आप 200 किलोग्राम हरा एजोला प्रति हेक्टेयर की दर से खेत में डाल दें और धीरे धीरे ये हरा एजोला बहुत तेज़ी से इसकी बढ़वार होती है और ये पूरे खेत में फैल जाता है और करीब करीब 10 टन हरी खाद ये बना देता है और साथ साथ यह वायुमंडल के नाइट्रोजन को भी स्थिर करता है। एक और जैव उर्वरक है एजोस्पिरिलम और जैव घोलक, इसका प्रयोग हमारे किसान भाई किन परिस्थितियों में करेंगे और इसका क्या फ़ायदा है और कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं? जहाँ तक देखिए एजोस्पिरिलम की बात है, यह जड़ों के आसपास रहता है और यह सहयोगी एसोसिएटिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया है, तो ये भी नाइट्रोजन स्थिरीकरण का काम करता है। इसको हम बीज उपचार, जड़ उपचार या हम भूमि उपचार के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। और जब हम उपचार के बाद इसको फसल को लगाते हैं तो इससे भी करीब हमें 20 से 30 किलोग्राम नाइट्रोजन स्थिर होता है और उपज में हमारा 15 से 20% की बढ़ोतरी होती है। साथ साथ यह भी बहुत से वृद्धि कारक हार्मोन्स को रिलीज़ करता है और विटामिन्स को रिलीज़ करता है, तो इससे भी हमारी उपज बढ़ती है और पौधों का ग्रोथ भी अच्छा होता है। इसी तरह से एक है स्फुर घोलक जैव उर्वरक। हम जानते हैं कि जो किसान भाई हमारे डीएपी इस्तेमाल करते हैं उसका कुछ ही भाग पौधे ले पाते हैं और ज़्यादातर जो फास्फोरस होता है, जो स्फुर होता है, मिट्टी में अघुलनशील रूप में
और पौधों को अनुपलब्ध रूप में मिट्टी में ऐसे ही पड़ा रह जाता है। तो जो किसान जो DAP पर खर्च करते हैं उसका काफ़ी पैसा वो उनका ऐसे ही व्यर्थ चला जाता है। तो कुछ ऐसे जैव उर्वरक हैं जैसे कि फॉस्फोबैक्टीरिया, फॉस्फोरस सॉल्युबलाइजिंग बैक्टीरिया है, उसके अलावा वैम फंजाई, वेसिकुलर आर्बस्कुलर माइकोराइजा है। ये सब स्फुरघोलक जैव उर्वरक है जिसका उपयोग किसान जो है बीज उपचार में, बिचड़ा उपचार में या भूमि उपचार में करेंगे तो फॉस्फोरस की उपलब्धता बढ़ती है, जिससे किसान भाई जो DAP पर या अन्य स्फुर जनित जो रासायनिक उर्वरक है उस पर 20 से 30% तक की उनकी बचत हो पाती है और ये पौधों का जो उपज है उसको भी बढ़ाता है। तो किसान भाइयों, आपने देखा डॉक्टर यास्मीन आजमी ने कितनी अच्छी जानकारी दी धान के फसल में जैव उर्वरक के इस्तेमाल और इनसे होने वाले फ़ायदे के बारे में। अगर आप धान की खेती में जैव उर्वरक का प्रयोग करेंगे तो ना सिर्फ आपके खर्च में कमी आएगी बल्कि उत्पादन भी ज़्यादा बढ़ेगा और फ़ायदा भी ज़्यादा होगा। डॉक्टर, आपने हमारे किसान भाइयों को इतनी अच्छी जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और किसान भाइयों, आपसे भी लेते हैं इजाज़त। नमस्कार। तो किसान भाइयों, आज की कड़ी में बस इतना ही। अगले अंक में ऐसे ही कुछ और नई जानकारियां लेकर हम फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे और कृषि दर्शन की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, उसका लाभ उन किसानों को मिलेगा जिनके पास 5 एकड़ से कम भूमि है। आजादी के बाद देश के इतिहास में किसानों के लिए बनी ये सबसे बड़ी योजना है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि। इस योजना के तहत 2 हेक्टेयर तक की जोत वाले किसान परिवार को 6,000 रुपए का सालाना भुगतान होगा, जो पात्र किसानों को 2-2 हजार की 3 किश्तों में सीधा उनके खातों में जमा होगा। इन पात्र परिवारों का चयन राज्य सरकार कर रही है। इस योजना का पूरा खर्च भारत सरकार वहन कर रही है। सम्मान, जिस पर हमेशा अन्नदाता का हक था, उसे अब वो सीने पर लगाकर घूम भी सकेगा। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, किसान की किसानी का नया अभिमान। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए, कोई डर नहीं। अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए, कोई फिक्र नहीं। अब कैसी भी आपदा हमारी फसल पे आ जाए, क्षति होने पर हमारे दावों का उचित भुगतान मिलता है, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी किया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।